जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी देर से मैंने कोई करंट इवेंट्स पे, करंट अफेयर्स पे कोई भी वीडियोस पोस्ट नहीं की है, जस्ट बिकॉज आप सब जानते हैं जो भी नेशनली इंटरनेशनली जो वॉर्स हो रही हैं एक दूसरे सब कंट्रीज़ की एक दूसरे के साथ। तो हम कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी के भी साथ वॉर हो, क्योंकि अगर वॉर होती है तो कोई भी कंट्री जीतती नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि हमने अदर कंट्रीज़ को, अपने अपोजिशन को हरा दिया है, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि बराबरी दोनों ही अपना दोनों को ही नुकसान होता है, दोनों ही वॉर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उसमें आपका तो लीडरशिप का क्या रोल रहता है? लीडरशिप सही में वही रहता है, वही सही लीडर है जो अपने ईगो को साइड पे रख के, अपने स्वार्थ को साइड पे रख के, जो पहले अपने लोगों के हितों के बारे में सोचता है, उनकी उनकी क्या अच्छाई है, क्या उनके लिए अच्छा है, वो उनके लिए पहले वो सोचता है। अगर कोई लीडर अगर लीडरशिप किसी गलत हाथ में चले जाएगी तो वो अपने साथ साथ अपने लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान करता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जो अमेरिका है वो काफ़ी नाटो कंट्रीज़ भी अब उसके अगेंस्ट हो गई हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने भी उनका साथ देना छोड़ दिया है, जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं। क्योंकि जो लीडर होता है वो अपने ईगो को साथ में लेके नहीं चलता, लेकिन अगर कोई लीडर सब कह रहा है कि सब भाड़ में जाएं, चाहे लोग मरे, जो भी हो, लेकिन मेरा ईगो जो है सबसे पहले है, मेरा जो स्वार्थ है सबसे पहले है, तो ये गलत बात है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो पब्लिक है वो भी आपके अगेंस्ट हो ही जाएगी, और दूसरी कंट्रीज़ को भी कितना नुकसान होता है। हर कंट्रीज़ सेफ़ रहें, हर कंट्रीज़ पीसफुली रहें, यही हम सब चाहते हैं। तो वॉर होना अच्छा नहीं है कि वॉर एक लास्ट ऑप्शन रहता है जब सारे ऑप्शंस बंद हो जाएं। लेकिन फिर भी अगर डायलॉग से अगर कोई भी बात को सुलझाया जा सके, कोई अच्छा किसी अच्छे पॉइंट पे आकर के अगर आप उसका सल्यूशन निकाल सके तो बेटर होता है। तो वॉर कोई भी एक मेन ज़रिया नहीं है जिससे कि आप अपने ईगो को मनवा सकें। तो आप अपने साथ साथ अपनी कंट्रीज़ का भी नुकसान कर रहे हैं और अदर कंट्रीज़ का तो कर ही रहे हैं। तो जैसे कि अमेरिका, ईरान और इज़राइल की जो वॉर है वो अभी कौन से पॉइंट पे आ जा पहुंची है, कौन से मोड़ पे पहुंची है। तो अभी आप जानते हैं जैसे कि सीज़ फायर हुआ है, तो अभी बोल ही रहे हैं कि ये सीज़ फायर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कोई बोल रहा है कि हाँ, क्योंकि देखिए अगर कोई मीटिंग्स बैठ रही है वो इसीलिए बुलाई जाती है कि अगर कुछ बातें आपको भी माननी पड़ेंगी, कुछ अदर की भी माननी पड़ेंगी। और लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाले की आप एक भी नहीं मानेंगे, खुद की ही आप उन पे ये बात थोप रहे हैं कि ये जो जितनी भी हमारी जो मांगे हैं आपको ये सारी फुलफ़िल करनी है, आपको हमारे सारे क्राइटेरिया पे आपको उतरना है, बट आप दूसरे के क्राइटेरिया पे उतरना नहीं चाहते अपनी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो। तो ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह से तो कोई भी बात आगे नहीं बढ़ेगी, कोई भी सल्यूशन नहीं निकल सकता। ऑल राइट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो अमेरिका, ईरान और इज़राइल की जो वॉर है, ये सारी जो बात है ये किसको लेके है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके है। जितना भी आप जानते ही होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जितना भी हमारा ट्रेड है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही होकर के, जितने भी हमारे शिप्स हैं वहीं से होकर के आते हैं। जो हमारी गैस हैं, जो ऑयल है, ये सारा हमारा उसी से ही हमारे शिप्स निकल के आते हैं, सभी कंट्रीज़ के वहीं से ही आते हैं। तो अगर इन्होंने, ईरान ने जैसे कि वो बंद कर दिया था कि कोई भी शिप्स नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ उन्होंने मेंशन किए थे कि कुछ कंट्रीज़ जो डियर कंट्रीज़ है, फ्रेंडली कंट्रीज़ है, वो वहाँ से निकल सकते हैं। तो अब जैसे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इन्होंने बंद किया, तो अगर ये वॉर ज़्यादा देर तक अगर और आगे ये जाती है तो ये उसके साथ साथ रेड सी बंद होने के भी काफ़ी ज़्यादा वो उसके आसार दिख रहे थे। अगर रेड सी भी बंद हो जाता तो जो हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज रिज़र्व है वो भी काफ़ी डाउनफॉल में ही जा रहा था। पहले तो हमारा काफ़ी अपवर्ड में था, लेकिन सिर्फ एक कंट्रीज़ का नहीं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबको इसका भुगतान करना पड़ेगा। सबको मतलब सबको इसको नुकसान तो सभी को ही होगा। अगर ट्रेड बंद हो जाएगा, गैस आनी बंद हो जाएगी, कितने लोगों को नुकसान होगा। और सभी कंट्रीज़ को नुकसान तो होता ही है कोई भी वॉर अगर होती है तो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके ये सारी वॉर हो रही थी, तो अमेरिका ये चाहता है
कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया जाए, तो ईरान खोलना नहीं चाहता। और ये जो वॉर है ये जैसे मेंशन किया था कि ये इज़राइल ने स्टार्ट की थी, अमेरिका जो है उनका साथ दे रहा है, तो ये आपस में ही लग पड़े हैं। तो अभी जैसे कि अमेरिका ये चाह रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जल्द से जल्द ओपन किया जाए, नहीं तो हम जो अरेबियन सी है हम उसको ब्लॉक कर देंगे। ऐसी अभी अमेरिका की तरफ से खबर आई थी, ट्रम्प उनकी तरफ से, कि अगर उन्होंने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया तो हम जो अरेबियन सी है हम उसको भी बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अगर हमारे शिप्स नहीं निकलेंगे, हमारी ऑयल, हमारी जो गैस है वहाँ से नहीं निकलेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो हम किसी भी कंट्रीज़ के शिप्स को वहाँ से नहीं निकलने देंगे। तो ऐसा अमेरिका का कहना है। तो अब अमेरिका इज़ लाइंग कि वो वापस लौट जाएगा। इन रियलिटी वो ग्राउंड इन्वेजन की प्रेपरेशन कर रहा है, वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाला है। बट वो अलग बात है कि उनकी जो बातें हैं, उनकी जो स्टेटमेंट हैं वो बात बात पे बदलती रहती हैं। तो कभी कहते हैं कि वो ईरान की सारी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे। कभी कहते हैं कि डायलॉग से बात होगी, लेकिन जब डायलॉग के लिए मीटिंग्स बुलाई जाती हैं तो वो अपनी ही बातों को प्रेफरेंस देते हैं, अपनी ही बातों को आगे मनवाना चाहते हैं कि हमारे जो 10 इनकी जो हमारी बातें हैं ये मानी जाए। लेकिन अब जो ईरान है वो भी चाहता है कि हमारी भी कुछ मांगे पूरी की जाएँ, लेकिन वो उनकी बातें मानने को तैयार नहीं हैं। तो इस तरह से तो डायलॉग आगे बढ़ेगा नहीं, वॉर आगे रुकेगी नहीं। क्योंकि अगर आपको किसी बात का सल्यूशन चाहिए तो आपको अपनी भी बात को, अगर आप चाहते हैं कि माने, तो आपको अदर कंट्रीज़ की भी बात को मानना पड़ेगा, अदर की भी बात को मानना पड़ता है। तो दोनों तरफ से ही ये बात होनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो पाया है। तो ईरान भी इससे काफ़ी नाखुश है। और जैसे कि अब अमेरिका क्या कहना चाह रहा है, अमेरिका कर रहा है कि वो अपने 5,000 सैनिकों को जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के वहाँ भेजेगा, अपने मेराइन कमांडोज़ को वहाँ भेजेगा, 5,000 सैनिकों को। और किससे भेजेगा? ऑब्वियसली जो उनका जो एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है उससे भेजेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है जस्ट बिकॉज अमेरिका के पास उतनी सारी ट्रुप्स, उतने सारे सोल्जर्स उसके पास है नहीं कि वो इतने सारे अपने सैनिकों को दांव पे लगा देगा। लेकिन उनकी ऐसी स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने अपने जो एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को जो है वहाँ पे रवाना कर दिया है। तो अभी 5,000 सैनिकों को वो भेजेगा। अब देखिए क्या होता है। तो अब एयरक्राफ्ट उसमें क्या है, जैसे कि उसमें यूएसएस वास्प है और यूएसएस त्रिपोली है जो कि 7th फ्लीट के हैं। अब एयरक्राफ्ट में क्या होता है, जिसमें जो मैनी डेक के जो लेयर्स रहते हैं, जिसमें फाइटर जेट्स रहते हैं, जिसमें टैंक्स रहते हैं, जिसमें जो हमारी आर्मी है वो वहाँ पे रह सकती है, और काफ़ी सारी उसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ रहती हैं। तो इसमें काफ़ी स्पेस रहती है। लेकिन ये जो है ना, ये जो ग्राउंड अटैक के लिए जो चीज़ें जो रहती हैं ये सारी उसमें अवेलेबल रहती हैं। अब ये देखने में तो काफ़ी छोटा रहता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी मात्रा में जो नुकसान कर सकता है, बड़ी मात्रा में जो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है, हिट कर सकता है। तो अब कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दैट्स लाइक दैट। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहती हूँ, जो भी यहाँ पे एनसीसी नेवल कैडेट्स होंगे वो इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज उनकी मोस्टली विज़िट रहती है काफ़ी शिप्स पे, तो उनको सारी चीज़ें जो है वो दिखाई जाती हैं, वो अवेयर हैं इस चीज़ से। तो उनको पता है कि शिप्स में किस तरह से एयरक्राफ्ट रहते हैं, किस तरह से आर्मी रहती है, क्या क्या सिस्टम उसके अंदर रहते हैं। तो ये सब वो कनेक्ट कर पाएंगे, उनको अच्छे से पता होगा। तो इसमें 5,000 आर्मी जो है वो रह सकती हैं। इसमें लिविंग एरिया रहता है, मेस रहता है, जिम एरिया रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो उनकी फैसिलिटीज़ के लिए ये वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। लेकिन जो अटैक के लिए, जो वॉर के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें भी उसमें रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्यों हैं, क्योंकि एक्चुअली वो ये सारी चीज़ें ताकि दुश्मन की कोई भी अगर जेट्स वहाँ पे आते हैं, कोई भी अटैक करता है, तो वो उससे अपने टारगेट्स को हिट कर सके, अपने टारगेट्स को अचीव कर सके, बिकॉज दे कैन फाइट ईजिली इन वॉर प्रोन एरियाज। ओके, ऑलराइट।
ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट। अब जो शिप होता है, फर्स्ट आप इस बात को समझिए कि शिप्स के फ्रंट साइड को हम कहते हैं बो, बैक साइड को हम कहते हैं स्टर्न, लेफ्ट साइड को हम कहते हैं पोर्ट एंड राइट साइड को हम कहते हैं स्टारबोर्ड। ऑल राइट, ओके। तो इसमें हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जिम एरिया, जॉगिंग एरिया, ये सब उनकी फैसिलिटीज़ के लिए रहेंगे। अगर हमारे किसी जेट्स की, किसी एयरक्राफ्ट की अगर फ्यूलिंग ख़त्म हो जाती है तो ऊपर जो उनके लिए रनवे होता है वहाँ पे वो जहाज़ जो रहते हैं वहाँ पे ही उनकी फ्यूलिंग करके, उनको फुल करके नेक्स्ट आगे अपने टारगेट्स के लिए भेजा जाता है। अब जो भी शिप्स हैं, अब कोई भी शिप्स अगर वहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर सी में, ओशन में भेजा गया है तो उसकी शिप पे भी सबकी नज़र रहेगी कि सभी कंट्रीज चाहती हैं कि हमारे जो कंट्रीज़ हैं सबसे हमारी नेवल फ्लीट सबसे बेस्ट रहे। किसी भी कंट्रीज़ को अगर अब अदर कंट्रीज़ के अगर शिप वहाँ पे है तो वो हिट करने के वहाँ पे करते हैं। और सभी अब शिप्स की भी अपनी प्रोटेक्शन होती है। अब ये शिप्स खुद की प्रोटेक्शन करते कैसे हैं मैं आपको ये बताऊंगी। अब जो शिप्स होते हैं इनके जो चारों तरफ जो है ये CIWS रहता है। व्हाट इज़ इट? CIWS, क्लोज इन वेपन सिस्टम। तो इसमें क्या रहता है कि चारों तरफ से मिसाइल्स की एक रहती है, जो कि दो लेफ़्ट साइड, दो राइट साइड, दो फ्रंट साइड एंड दो बैक साइड। तो ये अगर कोई भी आते हैं ये चारों तरफ से जो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। अगर कोई भी आए तो वहाँ से हिट कर सकते हैं। ये अपने शिप्स की प्रोटेक्शन के लिए ऑलवेज रहते हैं। तो इसकी भी काफ़ी सारी लेयर्स रहती हैं। अब जैसे अमेरिका बोल रहा है मैं 5,000 सैनिकों को भेज के अपने टारगेट्स को अचीव करूँगा। अब ईरान कह रहा है कि भाई हम भी तो कुछ हैं, हमारी भी तो सुन लो, वी आर वेटिंग फॉर यू, कम। तो अब ईरान कह रहे हैं कि अब ईरान करेगा क्या, क्या कर सकता है ईरान। अब जैसे अगर वो भेजता है तो ईरान फर्स्ट क्या करेगा, अपने 500, अपने 200 कुछ ड्रोन्स भेजेगा, उसके बाद 200 अपने मिसाइल्स भेजेगा एंड आफ्टर दैट अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजेगा, ताकि कोई ना कोई टारगेट्स उसका अचीव होगा, सामने वाले का वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। तो ईरान की भी जो पॉलिसी है वॉर को लेके, एक युद्ध को लेके, युद्ध नीति को लेकर के, ये अभी तक बेस्ट ही पाई है सबने, सभी कंट्रीज़ में। तो ये सारी लेयर्स वहाँ पे रहेगी। ईरान कह रहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप आइए, हम भी आपका अच्छे से स्वागत करेंगे, ऐसा ईरान का कहना है। तो अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये अपने टारगेट्स को अचीव करने में बहुत ही कारगर है। उसके बाद ये जो CIWS है ये अपनी एक वेपन सिस्टम रखता है, जिसे ये अपने टारगेट्स को मिसाइल्स के थ्रू अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। ये एक ही झटके में जो है वो उनको गिरा देगा। उसके बाद आता है RIM 116 रैम की जो आती है, इसमें 8 मिसाइल्स का सेट रहता है। ये एक साथ जो है अपने, एक तो दो फ्रंट पे रहेंगे, दो बैक पे और दो लेफ्ट एंड राइट पे, ठीक है। तो ये अपने टारगेट्स को एक ही झटके में जो है वो सफाया कर देता है। उसके बाद आता है RIM 7 जिसे हम सी स्पैरो कहते हैं, सेम लाइक दैट RM 116। तो ये भी अपने टारगेट्स को अचीव करता है। उसके बाद आता है फेलेक्स CIWS, क्लोजिंग वेपन सिस्टम, गन फायरिंग की तरह ये काम करता है। ये अपने टारगेट्स को इतने अच्छे तरीके से अचीव कर सकता है 80 डिग्री अपवर्ड एंड 20 डिग्री डाउनवर्ड की तरफ से। ये जिस तरह से पानी की जो लेयर रहती है ना, अगर कोई बाढ़ आती है, कोई पानी की एक लेयर आती है तो कैसे पूरी तरह से वो बिछ जाता है पानी, इसी तरह से ये जो है CIWS क्लोजिंग वेपन सिस्टम जो कि गन फायरिंग की तरह काम करता है, ये अपनी जो बुलेट्स की जो एक ऐसी चादर बिछा देता है जिससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसमें ये 1 मिनट में 6000 राउंड जो है वो फायर करता है। अब ये जो है ये इसकी कैपेसिटी है। ऑल राइट, तो उसके बाद ईरान का कहना है कि जिस तरह से, अगर उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, अगर
अगर 1 मिनट में 6000 राउंड जो है वो फायर हो रहे हैं, तो उसके बाद वो किसी पॉइंट पे तो रुकती है ना। तो अब उसका कहना है कि जैसे ही वो अपने रुके, उसके बाद हम अपनी जो है कार्रवाई शुरू कर देंगे, अपनी जो है टारगेट्स को अचीव करना स्टार्ट कर देंगे। सो दैट इज़ वाई हर चीज़ का जो है वो सैचुरेशन होता है, हर चीज़ का जो है तोड़ होता ही है कहीं ना कहीं। ये वॉर को लेके हमने जाना है। सो इंडिया को भी जिस तरह से रशिया, यूक्रेन, ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जो वॉर चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए इनको भी अपनी जो वेपन सिस्टम में, अपनी जो एम्यूनिशन में, जो हर चीज़ में एक डेवलपमेंट लाने की काफ़ी ज़रूरत है। खैर हम जो आर्मी है ये बताती तो नहीं है, ये ऑलरेडी आवर डिफेंस फोर्सेस आर ऑलरेडी डूइंग दैट, क्योंकि हमारी आर्मी जो है ये ज़्यादा दिखावा नहीं करती है। चुप्पी में ही जो काम किया जाए वो ज़्यादा बेटर रहता है। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट। अब जो ये डिफेंस फोर्सेस है ये तो अपना अपना काम कर रही है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, बेस्ट। एंड उसके बाद आता है MK38 मशीन गन। ये क्या करता है कि जो भी बुलेट प्रूफ की तरह ये काम करता है। अगर कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल अगर वहाँ पे आती है तो ये उसको अटैक नहीं कर पाएगी, एंड ये ही उसको जाके हिट करके आप टारगेट को अचीव कर सकती है। तो काफ़ी एडवांसमेंट इसमें दिखाई गई है शिप्स को लेकर। शिप्स इसी तरह से ही आप जैसे देखते हो कि शिप्स प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शिप्स को भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। इस तरह से तो कोई भी कंट्री आके उनको हिट करके चली जाएगी। और उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि अंडर वाटर ये शिप्स तो रहते, ऊपर तो रहते हैं, लेकिन अंडर वाटर जो हमारी सबमरीन्स होती हैं वो काम करती हैं। अगर अंडर वाटर कोई भी अगर मिसाइल्स अगर आ रही हैं तो वो लॉन्ग रेंज में अंडर वाटर ही उसको अपने हिट कर दे के अपने टारगेट्स को अचीव कर लेती हैं, नहीं पहुंचने देती हैं। तो उसके बाद आता है M2 ब्राउनिंग मशीन गन, ये भी उसमें लगी होती है। अब इसका क्या काम होता है कि ये जैसे कि स्मॉल बोट जो रहती हैं, अगर सबमरीन कोई भी अगर ये उसमें रहती हैं, अगर कोई भी अंडर वाटर आ रही है या कोई भी स्विम करके कहीं से भी आ रहा है, तो ये मशीन गन की तरह होती है, उसको भी ख़त्म कर देती है। ओके, उसके बाद जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि अगर कोई फाइटर जेट्स आ जाते हैं अटैक करने के लिए, वहाँ से कोई मिसाइल्स आ जाती हैं, तो उससे कैसे बचाव किया जाए। तो आप सब जानते हैं ये सारी चीज़ें होने के एक्स्ट्रा में और चीज़ें क्या होती हैं, हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है ये भी उसमें लगा रहता है। डिफेंस सिस्टम में क्या रहता है कि इसमें जैसे कि VLS वर्टिकल लॉन्च जो सिस्टम रहता है ये उसमें लगा रहता है। अगर कोई भी मिसाइल्स वहाँ पे आती है तो ये काफ़ी सारी मिसाइल जो है वर्टिकली वहाँ पे एक साथ सिमेट्री में लगी रहती हैं, जस्ट रेडी टू गो ये रहती हैं। अगर जैसे ही अगर कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो ये उसी टाइम जाके टारगेट्स ले लेती हैं। ओके, तो वर्टिकल लॉन्च जो सिस्टम होता है इसे ये कहते हैं। तो ये खड़ी खड़ी ही रहती हैं, खड़ी खड़ी अपने टारगेट्स को ले लेती हैं टारगेट्स। तो उसके बाद क्या आता है कि अगर कोई सबमरीन, जिसमें कि सबमरीन को हम क्या कहते हैं, साइलेंट किलर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जस्ट बिकॉज कि वो अंडर वाटर आके किसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन अब हर कंट्रीज़ के पास मुझे सबमरीन्स रहती हैं, तो काफ़ी किसी के पास इतनी एडवांसमेंट नहीं है, लेकिन मैनी कंट्रीज़ जिसके पास की एडवांसमेंट काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के आ गई हैं। तो इसी तरह से ये अपने टारगेट्स को अचीव करने में कारगर रहते हैं। उसके बाद अब अमेरिका ने क्या किया है, जिस तरह से अमेरिका ने कहा था कि वो 5000 सैनिकों को वहाँ पे भेजेगा, और वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको ये ओपन करवाएगा। तो अब उनका ये तो कहना था, लेकिन उसके बाद अब उनका कहना तो स्टेटमेंट ये है कि वो अरेबियन सी को बंद करवा देगा। अगर वहाँ से अगर कोई शिप्स निकल भी जाते हैं तो वो, अगर उसके शिप्स वहाँ से नहीं निकलते तो वो किसी भी शिप्स को वहाँ से निकलने नहीं देगा। अपने नहीं निकले तो किसी के भी नहीं निकलने देने, भाई ये तो गलत बात है ना। ओके, तो ये ही उसकी बात है। तो अभी उसने जो अपनी, उसको तो एयरक्राफ्ट को भेज चुका है वो, लेकिन उसने ईरान से 150 किलोमीटर पहले ही उस शिप्स को जितने वहाँ पे रखा है, अपने जितने भी आर्मी सोल्जर्स को, अपने जो जितने भी जेट्स हैं उनकी फ्यूलिंग करके उनको वहाँ पे रखा हुआ है।
सो ओके, सो उसके बाद जो एक क्या कहते हैं, उन्होंने एक जो एक और जो उनके लिए उन्होंने उनका जो सबमरीन है, तो वो भी काफ़ी सारी उनके पास एडवांसमेंट हैं, जो जहाज़ जिनको रनवे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो खड़े खड़े ही अपने उड़ सकते हैं, जिनके ऊपर थ्रस्ट लगा होता है, उसके जो नीचे नोज़ल लगी रहती है, वो खड़े खड़े ही जा करके वो उड़ सकते हैं आप और अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, उनको रनवे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।